कहानी कुंज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर रोज एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब मेरे पिता का देहांत हुआ, तब मैं सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं थी, लेकिन उसी दिन से मेरी माँ ने अपनी जिंदगी का सारा सुकून त्याग दिया। उन्होंने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। समय बीतता गया, मैं जवान हुआ, मुझे नौकरी मिली। तो सबसे पहले मैंने माँ से कहा कि अब आप किसी के घर काम नहीं करेंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ही जिंदगी में आने वाली मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे मेरे कान भरने शुरू किए, मेरे दिल में झर घोल दिया। और एक दिन सिर्फ एक पल के गुस्से में मैंने अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफनाक सच तो उस शाम सामने आया जब मैं चुपचाप ऑफिस से घर लौटा, और दरवाजा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। आखिर घर के अंदर ऐसा क्या था जिसने मेरी दुनिया हिला दी? माँ के जाने के बाद कौन सा राज खुला जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया? आज की यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, क्योंकि कई बार हम जिन्हें बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आज मेरे करियर का पहला दिन था और भावनाओं का एक तूफान मेरे अंदर उमड़ रहा था। जब सेठ जी ने मुझे मैनेजर के पद की कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया, तो मेरी आंखें बेख्तियार खुशी के आंसुओं से भीग गईं। इस आलीशान दफ्तर में बैठे हुए मेरा दिल तड़प उठा कि काश इस समय मेरी माँ मेरे सामने मौजूद होती और अपनी दिन रात की मेहनत का ये मीठा फल अपनी आंखों से देख पाती। मैं एक बेहद गरीब घराने से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचा था। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने और इस काबिल बनाने के लिए लोगों के घरों में झूठे बर्तन तक मांजे थे और तरह तरह की कड़ी मजदूरी की थी। जब कभी उसे यह खबर मिलती कि शहर में कहीं सड़क बनने का ठेका आया है, वह फौरन मुझे पड़ोस में रहने वाली काकी के हवाले करती और खुद वहां काम की तलाश में निकल जाती थी। इस कठिन संघर्ष के दौरान उसने कभी मुझे मैले कुचैले कपड़ों में नहीं रहने दिया और न ही कभी मुझे भूखे पेट सोने दिया। मेरी जरा सी बीमारी उसे तड़पा कर रख देती थी। उसके पास पूरे साल की तपती गर्मी और कड़कती सर्दी के लिए महज 2 ही पुराने जोड़े होते थे। एक धोती तो दूसरी पहन लेती थी, लेकिन मेरे पास स्कूल के 2 सेट पूरे यूनिफॉर्म हमेशा मौजूद रहते थे। जैसे ही वह कुछ पैसे बचाने में कामयाब होती, थी वो फौरन मेरे लिए नई शर्ट या पैंट खरीद लाती। और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती कि हालांकि वह मुझे क्लास के दूसरे बच्चों जितना न सही, लेकिन एक उचित जेब खर्च देकर स्कूल रवाना कर सके, ताकि मैं किसी के सामने शर्मिंदा न हो। शायद यही उसकी दुआओं और त्याग का नतीजा था कि मैंने शैक्षिक क्षेत्र में हमेशा बेहतरीन नंबर हासिल किए और मेरी माँ हर कामयाबी पर मंदिर जाकर ठाकुर जी के चरणों में माथा टेक कर मेरे उज्जवल भविष्य की कामनाएं मांगा करती थी। शाम के समय जब मैं अम्मा की मनपसंद मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा, तो वह खुशी से निहाल हो गई। देखते ही देखते समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। मैंने अपनी पहली तनख्वाह माँ की हथेली पर रखी और भारी आवाज में कहा, माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और न ही अब तुम्हें अपनी जरूरतों का गला घोंटने या अपनी इच्छाओं को दफन करने की जरूरत होगी। मेरा नाम आर्यन है और मैं मुंबई की एक मशहूर टेक्सटाइल मिल में बतौर मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरी नौकरी को अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि दफ्तर में काम करने वाली काशवी पर मेरी नजर पड़ी। जवानी की उमंगों का तकाजा था कि उसके जादुई व्यक्तित्व और खूबसूरत अदाओं ने न जाने कब मेरा दिल चुरा लिया। मैं इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि नई मेरी माँ भी मेरी शादी के लिए योग्य लड़कियां तलाश कर रही है, लेकिन मैंने अपनी पसंद के बारे में फौरन अपनी माँ को बता दिया। अपनी पसंद की शादी का जिक्र सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर एक पल के लिए तो उदासी का साया सा लहराया, लेकिन उसने हमेशा की तरह मेरी इच्छा को अपनी मुराद समझा और अपनी तमाम ताकत उसे पूरा करने में लगा दी। काशवी के घर वाले भी हालांकि मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे,
लेकिन उनके घराने की लड़कियां हमेशा ही अपनी हैसियत से बड़े सपने देखने की आदी थीं। मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली थी और रहने का मकान भी काफी अच्छा था। मेरी माँ की दिल्ली तमन्ना थी कि मैं शादी के बंधन में बंधने से पहले अपना एक छोटा सा घर बना लूं। लेकिन काशवी की जिद थी कि वह एक बड़े और आलीशान घर में रहना चाहती है, चाहे वह किराए का ही क्यों न हो। मैंने माँ की पुरानी इच्छा और काशवी की क्षणिक जिद में से काशवी की बात को चुना। हालांकि मैंने अपनी माँ से हमेशा यह वादा किया था कि मैं उसके लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन अपना घर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मुझे टिन की चादरों वाले किराए के कमरों में किस तरह गर्मी और सर्दी की शिद्दत से बचा बचा कर पाला था। लेकिन शायद 4 दिन की इस मोहब्बत का नशा माँ की बेमिसाल मोहब्बत पर हावी हो चुका था। मेरी मम्मी सफेद चिकन की नफीस साड़ी पहने पूरे सम्मान के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर मेरे साथ काशवी के घर रिश्ता मांगने गई। रिश्ता तय करते समय काशवी के पिता एक सादे स्वभाव के इंसान नजर आए, लेकिन उसकी मां जरूरत से ज्यादा फैशन की शौकीन और कुछ घमंडी किस्म की महिला थी। ये बात काशवी ने मुझे पहले ही दफ्तर में बता दी थी कि उसकी मां की पूरी कोशिश होगी कि यह रिश्ता तय न हो पाए। इसलिए मुझे और मेरी मां को उसकी तमाम कड़ी शर्तें स्वीकार करनी होंगी। बाद में चाहें तो हम इन शर्तों पर अमल न भी करें, लेकिन एक बार जाहिरी तौर पर रजामंदी जाहिर करना जरूरी है। काशवी की मां की मांगे सुनकर मेरी कमजोर मां का चेहरा गहरी सोच की लकीरों से भर गया। मां ने एक खामोश नजर मेरी तरफ डाली और फिर सोफे पर कुछ फासले पर बैठी काशवी को देखा। मैं उस समय बड़ी चाहत के साथ काशवी की तरफ देख रहा था और वह मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे जज्बातों से खेल रही थी। खैर, मेरी मां ने काशवी के घर वालों की तमाम कठिन शर्तें मानकर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और इस तरह मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। कीमती जेवरात, बरी के महंगे कपड़े और कन्यादान की तमाम रस्में काशवी की मां की इच्छा के अनुसार तय पाईं और यूं काशवी दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई। मेरी मां के चेहरे पर फैली हुई खुशी उस दिन देखने लायक थी जब उसने बहू का हाथ थामकर उसे घर की दहलीज पार करवाई। मेरी मां ने हम दोनों की बलाएं लीं, सदका दिया और फिर दोनों के माथे पर प्यार देकर हमारी वैवाहिक जीवन की कामयाबी के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी। शादी की अगली सुबह जब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो काशवी ने नापसंदगी से मेरी तरफ देखा। मैंने भी अपनी महबूब बीवी के मिजाज को प्राथमिकता दी और दबे पांव बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला और कुछ ठंडी निगाहों से मां के चेहरे की तरफ देखा। मां बेहद खुशी के साथ अपने बेटे और बहू को नाश्ते के लिए उठाने आई थी। शायद उसने सब कुछ तैयार कर रखा था। अभी मां ने कुछ कहा ही नहीं था कि मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, मां, अभी तो हमारी शादी का पहला दिन है। आपने इतनी जल्दी हमें क्यों जगा दिया? कम से कम 1 बजे तो दस्तक देती। काशवी को इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है। आज छुट्टी का दिन है। आप ऐसा करें कि अपना नाश्ता कर लें। मैं और काशवी बाद में कर लेंगे। मां के चेहरे पर फैली वह सच्ची मुस्कुराहट एकदम सिमटकर खत्म हो गई। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और वह खामोशी से उल्टे पांव वापस लौट गई और मैं दोबारा काशवी के हुस्न के जादू में खो गया। दोपहर 1 बजे के बाद जब हम अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि घर में करीबी रिश्तेदार और मेहमानों का तांता बंधा हुआ था और अम्मा अकेली घबराई हुई इधर उधर दौड़ रही थी। मेरा तो कोई भाई या कजन भी नहीं था और पिता का साया भी बचपन में सिर से उठ गया था। अम्मा को मेहमानों की खातिरदारी के लिए जिस चीज की भी जरूरत होती थी, हमेशा मैं ही उसका इंतजाम किया करता था। मुझे अपनी मां की हालत देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी कि मां, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लेता हूं। मैंने जल्दी में दफ्तर के कुछ दोस्तों को फोन करके खाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि कुछ ही देर में काशवी के मायके वाले भी पहुंचने वाले थे। इस दावत के लिए मेरे दोस्त कमल और राहुल फौरन खाना लेकर पहुंच गए। अपनी मां के चेहरे पर संतोष के भाव देखकर मुझे भी सुकून मिला। इस शादी को काशवी की इच्छाओं के अनुसार करने के लिए
मैं अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा और हैसियत से बढ़कर खर्च कर चुका था। घर का माहौल जाहिरी तौर पर बहुत खुशनुमा था। मेरी सास अपने साथ रिश्तेदारों की एक बड़ी संख्या लाई। औहत थीं। काशवी एक रानी की तरह कीमती लिबास और भारी जेवरात में लदी बैठी थी। वह जिस प्यार भरे अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती, मेरी दिन भर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती। मेरी माँ भी अपनी बहू की सजावट देखकर सदके वारी जा रही थी। घर के कामों के लिए मैं पहले ही काम वाली का इंतजाम कर चुका था। विदा होते समय मेरे ससुराल वाले मुझे भी अपने साथ ले गए। ये पहला मौका था कि मेरी माँ अपनी नई काम वाली के साथ घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। दफ्तर से छुट्टियां मिल चुकी थीं। काशवी के मायके से फौरिग होने के बाद मैंने उसे साथ लिया और हिमाचल की सैर के लिए रवाना हो गया। मैं महज माँ को सूचना दे देता और माँ उसी में अपनी खुशी ढूंढ लेती। 20 दिन की सैर सपाटे के बाद जब हम घर लौटे तो मैंने महसूस किया कि माँ के चेहरे पर झुर्रियां और भी गहरी हो गई हैं, क्योंकि मेरे पिता तो उस समय गुजर गए थे जब मैं महज 4 बरस का था। समय काफी अच्छा गुजर रहा था। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। काशवी ने शादी के फौरन बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, जबकि मैं नियमित रूप से दफ्तर जा रहा था। मेरा ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था। कभी कभार जब माँ की ममता मजबूर हो जाती तो वो ये कह देती कि बेटा, थोड़ा समय मेरे पास भी गुजार लिया करो। तो मैं अक्सर उनकी इस बात पर झुला जाता और कुछ कड़वे लहजे में उन्हें कह देता कि माँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ही साथ तो गुजारी है, अब पत्नी को भी तो समय देना है। अब मैं हर समय तुम्हारे पास घंटों नहीं बैठ सकता। और माँ एक उदास मुस्कुराहट के साथ बात इधर उधर कर देती थी। जब मैं कमरे में जाता तो किसी न किसी बात पर काशवी का मूड ऑफ होता। वह अक्सर यह शिकायत करती कि तुम्हारी माँ ने मुझे यह काम नहीं करने दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे वह करने से रोका, तुम्हारी माँ हर बात पर बेजा दखल देती है। वह मुझे मेरे अपने ही घर में मेरी मर्जी के अनुसार जिंदगी गुजारने का हक नहीं दे रही। और मैं अपनी नादानी में उसकी बातों के जादू में आकर हमेशा अपनी माँ से झगड़ पड़ता। शुरुआत में तो माँ ने कोई सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की और हमेशा खामोशी अख्तियार कर लेती थी। लेकिन अब जब वह कुछ बोलने की कोशिश करती तो काशवी फौरन कमरे से बाहर निकल आती और मेरे सामने झारों कतार रो रो कर माँ पर इल्जामों की बौछार कर देती। काशवी की जबान पर एक ही बात होती थी कि माँ जी मुझे नापसंद करती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी पसंद से शादी की है। और जब मैं किचन में काम करने जाती हूँ तो वह अक्सर मुझे वहां से निकाल देती है और कहती है कि मैं खुद ही सब कर लूंगी। फिर बाहर लोगों के सामने यह कहती फिरती है कि उनकी बहू उन्हें कुछ करने नहीं देती। मैं तो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह इज्जत और सम्मान देना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझे अपनी बेटी मानने पर तैयार ही नहीं है। काशवी की इस तरह की बातें सुनकर मैं अपने गुस्से पर काबू न रख पाता था और अक्सर इतने सख्त और अभद्र शब्दों बोल जाता कि बाद में तन्हाई में सोचता तो सख्त शर्मिंदगी होती थी। देखते ही देखते शादी को 2 बरस का समय बीत गया। अभी तक ईश्वर ने मेरी पत्नी को औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। मेरी पत्नी रोजाना मुझे यह कहकर भड़काती कि माँ उसे बेऔलादी के ताने देती है और घर पर पुराने मोहल्ले से आने वाली महिलाओं के सामने उसकी बुराई करती है। मैं काशवी की ये बातें सुनकर बिल्कुल अपना संतुलन खो बैठता और माँ से जाकर झगड़ने लगता। कई बार गुस्से के माहौल में मैंने उन्हें यहां तक कह दिया कि यह मेरा घर है, यहां वही कुछ होगा जो मेरी पत्नी चाहेगी। आए आप मेहरबानी फरमाकर एक तरफ बैठकर भगवान का नाम लिया करे। मैंने महसूस किया कि अब माँ मुझे देखकर पहले की तरह खुश नहीं होती थी, बल्कि एक अनजाने डर से सहम सी जाती थी। एक रोज जब मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो एक अजीब हंगामा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी माँ पर यह गंभीर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने काशवी पर हाथ उठाया है। काशवी का भाई, पिता और उसकी माँ पहले ही वहां मौजूद थे। काशवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। वह तमाम लोग मिलकर मेरी माँ के खिलाफ जर उगल रहे थे। मेरी सास का एक ही मांग थी कि या तो वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएंगी या फिर मैं अपनी माँ के रहने के लिए कोई अलग इंतजाम कर दूं।
मैंने गुस्से से भरी निगाहों से माँ की तरफ देखा। इस कठिन घड़ी में मुझे यह भी याद न रहा कि इस कमजोर औरत ने किन दुश्वारियों से मुझे पाल पोस कर जवान किया था। मैंने गुस्से में अंधे होकर माँ को धमकाया और साफ कह दिया कि वह इसी समय घर से निकल जाए। माँ यह सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी और दुहाई देने लगी कि बेटा, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैं इस बुढ़ापे में यहां से निकलकर कहाँ जाऊंगी। मैंने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी तरफ से जहां मर्जी जाओ, लेकिन जब तुमने हम मियाँ बीवी को सुकून से रहने ही नहीं देना, तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा यह दो टूक फैसला सुनकर मेरे ससुराल वाले और काशवी तो खामोश हो गए। और किसी ने मुझे न तो रोकने की कोशिश की और न ही मैं खुद रुकना चाहता था। मैंने माँ के कमरे में जाकर जल्दी जल्दी उसके 4 जोड़े एक पोटली में बांधे, लेकिन उसकी दवाइयां साइड टेबल पर ही धरी रह गईं। मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह एक बेजान बुत की तरह शांत खड़ी थी, जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा भी न बचा हो। जब मैंने उसका बाजू पकड़कर घसीटा तो वह एक तिनके की तरह मेरे साथ खींची चली आई। मैंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने साथ लाकर शहर के एक फुटपाथ पर बिठा दिया। अपनी जेब से 5,000 रुपये निकालकर माँ की झोली में फेंककर कहा, खुदा के लिए अब दोबारा घर का रुख न करना। माँ, तुम्हारी वजह से रोजाना मेरे घर का माहौल खराब हो रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हारी पसंद के खिलाफ शादी करके तुम्हें मायूस किया, लेकिन काशवी पिछले 3 सालों से लगातार तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है। मगर न जाने तुम इतनी जिद्दी क्यों हो गई हो कि तुम्हें अपने बेटे की खुशी और उसका बसता हुआ घर नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या नहीं देती काशवी तुम्हें? तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारी देखभाल, सब कुछ तो वह करती है। फिर तुम क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई हो? वह तुम्हारी बहू है, बेटी नहीं। आखिर क्या सोचकर तुमने उस पर हाथ उठाया? मैं गुस्से में तपा हुआ अपनी मां पर चिल्ला रहा था। करीब से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर यह नजारा देख रहे थे। उस समय मैं कोई पढ़ा लिखा अफसर नहीं लग रहा था, बल्कि एक जाहिल और गंवार शख्स की तरह अपनी मां, अपनी जन्नत से झगड़ रहा था। मेरी मां जो लगातार खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। मैं तेजी से कदम बढ़ाकर अपनी गाड़ी में बैठा और एक ही झटके में गाड़ी निकालकर ले गया। उन बूढ़ी आंखों ने दूर तक उस सफेद गाड़ी का पीछा किया। गंगा बीबी, मेरी मां, ने अपनी वह छोटी सी पोटली उठाई और एक अनजान दिशा की तरफ चल दी। फुटपाथ के करीब खड़े ठेले वालों ने बेहद रहम भरी निगाहों से उस बेबस बूढ़ी औरत को देखा। ऐसा लगा जैसे कुछ ही पलों में उसकी कमर झुक गई हो। जब मैं घर पहुंचा तो वहां सबके चेहरे खिले हुए थे। दोपहर के खाने का समय लगभग खत्म होने को था। यह काशवी ने मुझे देखते ही बड़े लाड़ भरे अंदाज में कहा, हाय आर्यन, पापा और भाई कितने दिनों बाद आए हैं। सुबह से घर में ऐसा हंगामा बरपा था कि मैं खाना ही तैयार नहीं कर सकी। चलो ना, कहीं बाहर चलकर लंच करते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर निहाल हो गया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हर बार की तरह उसे मनाने के लिए मुझे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर हम सबने खाना खाया। बिल के भुगतान के समय मैंने एक बड़ी टिप रखी और वहां से निकल आया। अवचेतन रूप से मैं उसी इलाके की तरफ पहुंच गया था जहां मैंने मां को छोड़ा था। जैसे ही मैं फुटपाथ के करीब से गुजरा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी मां उसी फुटपाथ पर खड़ी थी और बड़ी हसरत के साथ मुझे, मेरी पत्नी और उस गाड़ी को देख रही थी। मैंने गाड़ी के शीशे में देखा तो मां ने फौरन अपनी गर्दन झुका ली। सास, ससुर और साले को उनके घर छोड़ा तो काशवी ने फरमाइश कर दी कि वो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। मैं उसे लेकर समुद्र तट की तरफ निकल गया। लंबे समय के बाद काशवी का मूड इतना खुशनुमा था। वह एक बेहद जिंदा दिल और रोमांटिक लड़की थी। उसकी बातों ने थोड़ी ही देर में मेरा बोझिल दिमाग बिल्कुल हल्का फुल्का कर दिया था। रात गए जब हम घर लौटे तो थकान के बावजूद मेरी पत्नी ने मेरे साथ खुशनुमा समय बिताया और हम दोनों नींद की आगोश में चले गए। रात का न जाने कौन सा पहर था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मां ने मुझे पुकारा है।
मैं एकदम हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैं चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल आया। सुबह के 4 बजने वाले थे। अक्सर इस समय मम्मी के कमरे की रोशनी जल रही होती थी और वह अपनी इबादत व पूजा में मसरूफ होती थी। आज उनके कमरे में गहरा अंधेरा देखकर मेरे दिल में जैसे एक हुक सी उठी। मुझे लगा कि मेरा ज़मीर मुझे मलामित कर रहा है। मैं घर का दरवाजा खोलकर बाहर लॉन में निकल गया। ओस भरी घास पर काफी देर तक नंगे पांव चलता रहा। मंदिर की घंटी बजने से कुछ देर पहले मैं वापस आकर सो गया। न जाने कितना लंबा समय बीत गया था कि मैंने खुद पूजा नहीं की थी, क्योंकि न तो काशवी खुद समय पर उठती थी और न ही मुझे जगाती थी। सुबह नाश्ते की मेज पर काफी तल्खी हुई, क्योंकि हम दोनों ही काम के लिए लेट हो चुके थे। आज दस्तरख्वान पर न तो वह गर्मा गर्म पराठे थे, न पुदीने की चटनी और न ही ऑमलेट। काशवी ने जल्दी में दूध गर्म किया और मेरे सामने कॉर्नफ्लेक्स का प्याला रख दिया। शादी के इन 3 सालों में वह मुझे इतना भी नहीं समझ सकी थी कि मैं कॉर्नफ्लेक्स से सख्त नफरत करता हूं। जैसे तैसे करके मैंने 2 चम्मच निगले, चाय का एक घूंट भरा और दफ्तर के लिए निकल गया। घर के दरवाजे से निकलते हुए मुझे एक बार फिर माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि माँ हमेशा मुझे अपनी दुआओं के साए में विदा किया करती थी। लंच का समय हो चुका था, लेकिन मेरा खाना अब तक दफ्तर नहीं पहुंचा था। मैंने कई बार चपरासी से पूछा। आखिरकार मैंने बेध्यानी में घर का नंबर डायल किया तो वह व्यस्त जा रहा था। फिर मोबाइल पर ट्राई किया तो कुछ देर बाद काशवी ने कॉल रिसीव की। जब मैंने उससे खाने के बारे में पूछा तो वह एकदम गुस्से में आ गई और कहने लगी, आज काम वाली छुट्टी पर है। आज मैं सुबह से घर की साफ सफाई में जुटी हुई थी। अभी बर्तन धोकर फौरिग हुई हूं। मैंने खुद बाहर से खाना मंगवाया है। आप भी ऐसा करें कि कैफेटेरिया से कुछ मंगवा लें। उसके लहजे में रात वाली नरमी का दूर दूर तक नामो निशान न था। मैं काफी देर तक फोन को घूरता रहा और फिर खुद ही कैंटीन की तरफ चल दिया। मुझे बाहर के खाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन काशवी की फरमाइश पर मैं अक्सर होटलिंग करता रहता था। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मेज पर सादा सा सालन और रोटी देखकर मैंने खामोशी से खाना खाया और फिर काशवी की ढेर सारी बातें सुनता रहा। मुझे इस तरह चुपचाप देखकर वह उठकर मेरे करीब आई और जैसे ही उसने अपनी अदाओं से मुझे छेड़ना शुरू किया, मैं एकदम हंस पड़ा। काशवी को अपने इस फन पर बड़ा नाज था। वह मेरे खराब से खराब मूड को अपने प्यार भरे अंदाज से चंद ही पलों में खुशनुमा कर देती थी। दिन इसी तरह तेजी से बीतने लगे। अब मैं उसकी इन बेकायदगियों का आदी हो चुका था। पुरानी कामवाली यह कहकर काम छोड़ गई कि काशवी बेवजह उसकी बेइज्जती करती है। देखो, इसलिए मैंने एक छोटी लड़की सफाई के लिए और काशवी की फरमाइश पर एक शेफ का भी इंतजाम कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी तमाम सहेलियों के घर अब खाना शेफ ही तैयार करते हैं। एक रोज दफ्तर में अचानक मुझे सूचना मिली कि मुझे 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना है। यह एक अहम कारोबारी दौरा था। मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए काशवी मेरे साथ कहीं बाहर नहीं गई, इसलिए मैं खुशी खुशी घर पहुंचा ताकि उसे यह खुशखबरी सुना सकूं कि वह भी मेरे साथ शिमला जा रही है। लेकिन उसने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि उसकी माँ की तबीयत नासाज है और वह कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती है। मुझे भी उसकी बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद वह बहुत ही कम समय के लिए अपने घर जाती थी और वहां रुकना तो बिल्कुल नहीं करती थी। मैं आश्वस्त होकर अगले रोज शिमला रवाना हो गया। वहां काम की प्रकृति ऐसी थी कि मुझे 1 हफ्ते के बजाय 15 दिन लग गए। मैं हर रोज रात को अपनी पत्नी से फोन पर 1 घंटा बात करता था। वापसी से पहले मैंने सोचा कि अचानक घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देता हूं। हमारी शादी की 4थी सालगिरह करीब थी। मैंने उसके लिए हीरे का एक बेहद नफीस लॉकेट सेट बनवाया और बिना बताए मुंबई पहुंच गया। मेरी जानकारी के अनुसार वह अपनी माँ के घर थी, इसलिए मैं एयरपोर्ट से सीधा अपने घर पहुंचा ताकि अपना सामान रखकर फ्रेश हो जाऊं और फिर अपनी सास के घर जाऊं। टैक्सी से उतरकर मैंने जैसे ही घर की घंटी बजानी चाही तो रामू काका बाहर से आते हुए दिखाई दिए। मुझे देखकर वह एकदम परेशान से हो गए,
लेकिन कुछ बोले नहीं। मैं छोटे गेट से अंदर दाखिल हुआ। घर का बाहरी दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मेरी छठी इंद्री मुझे किसी खतरे का इशारा दे रही थी। खुद ब खुद मेरे कदम धीमे हो गए और मैं दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने किचन में शेफ खाना तैयार कर रहा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मैं खामोशी से किचन की तरफ चला गया। वहां एक बड़ी दावत का इंतजाम नजर आ रहा था। मैं उलझन का शिकार अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे कमरे से काशवी और किसी गैर मर्द की आवाजें आ रही थीं। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाकर दरवाजा खोला। सामने का नजारा मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरी पत्नी, मेरी महबूबा, मेरी ही शयन कक्ष में मेरे अपने ही दोनों बेहतरीन दोस्तों के साथ नाजेबा हालत में मौजूद थी। कमल और राहुल ने खौफजदा निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं गुस्से से पागल होकर काशवी की तरफ लपका। मेरा जी चाह रहा था कि मैं इन तीनों को अभी जान से मार डालूं। काशवी, इतना बड़ा धोखा! मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मैंने तुम्हारी हर इच्छा, हर जिद पूरी की। शादी से लेकर आज तक मैंने किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि तुम्हें इस बेवफाई की जरूरत पड़ गई? मैं गुस्से और मानसिक यातना से फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने काशवी का गला पकड़ लिया। जब वह खांसने लगी तो मैंने उसे जोर से धक्का देकर बिस्तर पर पटक दिया और फिर गुस्से में राहुल और कमल की तरफ जैसे ही बढ़ा, अभी मैंने कमल का गिरेबान थामा ही था कि किसी ने मेरे सिर पर पीछे से कोई भारी और वजनी चीज दे मारी। मेरी नजरों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और मैं फर्श पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मुझे मालूम हुआ कि मेरा शेफ और चौकीदार मुझे चिंताजनक हालत में यहां लाए थे। मेरी पत्नी अपने दोनों आशिकों के साथ अफरात फरी में घर से निकली तो शेफ ने कमरे में जाकर देखा। मैं अपने ही खून में लथपथ पड़ा था। मेरे सिर पर उन लोगों ने पीतल का एक भारी गुलदस्ता दे मारा था। ये उन्हें खौफ था कि कहीं मैं गुस्से में उनका जान का नुकसान न कर दूं। मैं सख्त शर्मिंदा था। मेरे नौकर मुझे तरस भरी निगाहों से देख रहे थे। शायद ये मेरी अपनी मां की नाफरमानी और उसकी बेइज्जती का नतीजा था। मैंने इस बेवफा औरत के फरेब में आकर अपनी कमजोर मां को घर से बेघर कर दिया था और फिर कभी पलटकर उसे तलाश करने की जहमत भी नहीं की थी। पुलिस अस्पताल में मौजूद थी। मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। काशवी घर से जाते समय तमाम कीमती जेवरात और नकदी भी समेटकर ले गई थी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। खून ज्यादा बह जाने के कारण मैं शारीरिक रूप से बहुत निढाल हो चुका था। 3 रोज बाद जब मैं अस्पताल से घर पहुंचा तो मुझे अपने ही कमरे में दाखिल होते हुए एक दहशत सी महसूस हो रही थी। मैंने नौकर से कहकर अपनी मां का बंद कमरा खुलवाया। वहां दाखिल होते ही मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही मैं अम्मा के बिस्तर पर लेटा, मुझे महसूस हुआ कि मैट्रेस के नीचे कोई चीज दबी हुई है। मैंने फौरन बिस्तर से उठकर मैट्रेस उठाया तो वहां एक डायरी रखी थी। मैं जैसे जैसे इस डायरी के पन्ने पलटता गया, मेरी आंखें हैरानी और शर्मिंदगी से फैलती गईं। मेरी माँ दरअसल मेरी सगी माँ नहीं थी, बल्कि वह मेरी मौसी थी। मेरी अपनी माँ तो मुझे जन्म देते ही इस फानी दुनिया से विदा हो गई थी। नाना नानी ने अपनी छोटी बेटी की शादी मेरे पिता के साथ इसलिए कर दी थी ताकि यतीम बच्चे को माँ की ममता मिल सके। मेरे पिता एक खाते पीते घराने से संबंध रखते थे, लेकिन समय के फेर के कारण वह कर्जदार होते चले गए और एक समय ऐसा आया जब उनके घर वालों ने उन्हें बेदखल कर दिया। फिर मेरे पिता छोटी मोटी नौकरियां करके मेरा और अपनी बहन का खर्च पूरा करने लगे, लेकिन एक रोज एक हादसे में उनका भी इंतकाल हो गया। तब से लेकर अब तक मौसी ने कभी मुझे इस दियो राज की भनक तक नहीं पड़ने दी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महज मेरे खातिर कुर्बान कर दी है। वह चाहती तो मेरे पिता के इंतकाल के बाद मुझे मेरे दादा दादी के हवाले करके अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। डायरी में यह भी लिखा था कि मेरी पत्नी काशवी के संबंध न केवल मेरे दोस्तों बल्कि मेरे बॉस के साथ भी थे। घर का तमाम काम लगभग मेरी माँ ही करती थी
और काशवी मेरे दफ्तर जाने के बाद मटर गश्ती के लिए निकल जाती थी। असल विवाद उस समय शुरू हुआ जब काशवी ने अपने इन दोस्तों को घर पर बुलाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उलटा उन्हें धमकाया था कि या तो अपनी जबान बंद रखो, वरना तुम्हें तुम्हारे ही बेटे के हाथों धक्के देकर इस घर से निकलवा दूंगी, और वह कभी तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि मेरी हर बात पर यकीन करेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी मौसी की जवानी की तस्वीरें देखीं। वह किसी नन्ही सी गुड़िया जैसी दिखाई दे रही थी जब उनका निकाह मेरे पिता से हुआ था। महज 17 वर्ष की उम्र में वह अपनी बहन के यतीम बच्चे की मां बनकर आ गई थी। मेरी मां उच्च शिक्षित भी थी। मैं शर्मिंदगी के एक गहरे गड्ढे में गिर चुका था। मैंने अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी मां की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने काशवी और मेरे दोस्तों को गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि उनके संबंध प्रभावशाली लोगों के साथ थे। इसलिए मैंने वह नौकरी ही छोड़ दी, क्योंकि दफ्तर में हर कोई मुझे ऐसी नजरों से देखता था कि मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया था। एक रोज मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौजवान मुझे अपने साथ चलने को कहने लगा। जब मैं उसके साथ पहुंचा तो मैंने देखा कि मां एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ बेहद सुकून के अंदाज में बैठी हुई थी। वह एक बेहद खूबसूरत घर था। मैं खिड़की के बाहर खड़ा अपनी मां और उस अजनबी शख्स को हैरानी से देख रहा था कि वह लड़का मेरा हाथ थामकर मुझे घर के अंदर ले गया। जैसे ही मेरी मां की नजर मुझ पर पड़ी, वह रोती हुई भागी और मुझसे लिपट गई। मेरी मां को फुटपाथ पर बेसहारा बैठा देखकर वह बुजुर्ग उन्हें अपने साथ घर ले आए थे। वह दरअसल मेरी मां के मंगेतर थे। उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। मेरी मां महज दुखों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर समय से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे ननिहाल के रिश्तेदार अभी भी जीवित थे। वह बुजुर्ग भी मम्मी के मौसेरे भाई थे, और खानदान वालों ने अब उन दोनों का ब्याह करवा दिया था। मुझे ये जानकर दिली खुशी हुई। मैंने अपनी मां के कदमों में बैठकर उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगी, और उन्होंने एक महान मां की तरह मुझे अपने सीने से लगाकर माफ कर दिया। बेशक मां का दिल इतना ही विशाल और दयालु होता है। मां की आगोश में सिर रखकर मैंने बरसों बाद वह सुकून पाया था जो मुंबई के आलीशान फ्लैट और काशवी की बनावटी मुस्कुराहटों में कभी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन अभी मेरे गुनाहों का प्रायश्चित बाकी था। वह बुजुर्ग जिन्हें मैंने मां के साथ देखा था, और उनका नाम विक्रम सिंह था। वह एक रिटायर्ड जज थे और उनके व्यक्तित्व में गजब का ठहराव था। उन्होंने मुझे बताया कि गंगा ने उनसे निकाह की सिर्फ एक शर्त रखी थी, मेरे बेटे को कभी उसके अतीत पर शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। उनकी ये बात मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी। जिस मां को मैंने सड़क पर फेंक दिया था, वह अब भी मेरी इज्जत की ढाल बनी हुई थी। मां और विक्रम अंकल की जिंदगी में सुकून तो था, लेकिन एक रोज हमारे दरवाजे पर एक दस्तक हुई जिसने पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। वह सिद्धार्थ था, काशवी का छोटा भाई। वह अपनी बहन के विपरीत एक सुलझा हुआ नौजवान था, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर दहशत और खौफ था। सिद्धार्थ ने मेरे कदमों में गिरकर बताया कि काशवी, कमल और राहुल ने मिलकर जो दौलत और जेवरात मुझसे लूटे थे, वह सब एक जुए, गैम्बलिंग और गलत धंधे में डूब चुके थे। कमल और राहुल अब काशवी को ब्लैकमेल कर रहे थे और उसे एक ऐसी दलदल में धकेल रहे थे जहां से वापसी मुमकिन न थी। काशवी अब एक सस्ती बस्ती के पुराने कमरे में बीमार और लाचार पड़ी थी। मेरे अंदर का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। मेरा दिल चाहा कि मैं काशवी को उसके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन मेरी मां ने मेरा हाथ थाम लिया। आर्यन बेटा, बदला लेना कमजोरों का काम है और माफ कर देना उनका जिनकी परवरिश मैंने की है। वह औरत जैसी भी थी, तुम्हारी पत्नी रही है, उसे इस जिल्लत से निकालना तुम्हारा नैतिक फर्ज है। मां के हुक्म पर मैं सिद्धार्थ के साथ उस जगह पहुंचा जहां काशवी रह रही थी। नजारा बेहद दिल दहला देने वाला था। वह आलीशान सपने देखने वाली लड़की आज एक चटाई पर पड़ी खांसी से निढाल थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू भर आए। कमल और राहुल वहां से फरार हो चुके थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे थी। मैंने काशवी को अस्पताल दाखिल करवाया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
विक्रम अंकल ने अपनी कानूनी महारत का इस्तेमाल करते हुए कमल और राहुल के खिलाफ वह तमाम सबूत इकट्ठे किए जो मेरी मां ने अपनी डायरी में लिखे थे। मालूम हुआ कि उन लोगों ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल मिल के मालिक सेठ जी को भी लाखों का चूना लगाया था और उसका इल्जाम मुझ पर डालने की योजना बना रहे थे। अदालत में एक लंबी लड़ाई चली। एक तरफ काशवी की लालची मां थी जो अब भी अपनी बेटी को मेहर की रकम के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। और दूसरी तरफ मेरी मां की वह खामोश दुआएं थीं। जब फैसला सुनाया गया तो कमल और राहुल को 10 साल कैद की सजा हुई और काशवी के खिलाफ तमाम साजिशें बेनकाब हो गईं। काशवी ने अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद मुझसे तलाक मांग लिया। उसका कहना था, आर्यन, मैं तुम्हारे और माँ जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखती। तुमने मुझे बचाकर मुझे वह सजा दी है जो मौत से ज्यादा सख्त है। मैंने उसे खामोशी से आजाद कर दिया और उसके इलाज के लिए एक बड़ी रकम सिद्धार्थ के हवाले कर दी। आज मैं मुंबई की उस टेक्सटाइल मिल का मैनेजर नहीं बल्कि अपनी एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री का मालिक हूं। लेकिन मेरी असली कामयाबी वह छोटा सा घर है जो मैंने अपनी मां के लिए शहर के सुकून भरे हिस्से में बनाया है। अब शाम के समय जब मैं घर लौटता हूं तो गेट पर कोई नौकर नहीं बल्कि मेरी मां खड़ी होती है। वह आज भी सफेद साड़ी पहनती है लेकिन अब उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि एक सुकून की चमक है। विक्रम अंकल और मां अक्सर लॉन में बैठे अतीत की बातें करते हैं और मैं दूर खड़ा सोचता हूं कि मोहब्बत के नशे अस्थाई होते हैं लेकिन मां की दुआ वह साया है जो तपती धूप में भी ठंडक का एहसास दिलाता है। मां और विक्रम अंकल की शादी के बाद जिंदगी जाहिरी तौर पर सुकून भरी हो गई थी लेकिन मेरे अंदर का मुजरिम अब भी जाग रहा था। मैं अक्सर रातों को उठकर अपनी मां के कमरे के बाहर खड़ा रहता सिर्फ यह सुनने के लिए कि वह सुकून से सो रही हैं या नहीं। मुझे डर लगता था कि कहीं यह सब ख्वाब न हो और जब मैं आंख खोलूं तो दोबारा खुद को उसी फुटपाथ पर पाऊं जहां मैंने मां को छोड़ा था। एक बरसात की रात जब आसमान से बिजलियां कड़क रही थीं, हमारे घर के बड़े गेट पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। नौकर ने जाकर देखा तो वहां एक 10-12 साल का लड़का भीग रहा था जिसके हाथ में एक मैला सा लिफाफा था। वह लड़का हांफते हुए बोला, ये खत आर्यन साहब को दे दें, एक औरत ने अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर से यह भिजवाया है। मैंने कांपते हाथों से वह खत खोला। वह काशवी की लिखावट थी। उसमें कोई माफी नहीं थी, बस एक इकबाल ए जुर्म और एक वसीयत थी। काशवी एड्स जैसी घातक बीमारी और कमल के अत्याचार के कारण दम तोड़ चुकी थी लेकिन मरने से पहले उसने एक सच लिखा था, आर्यन, जिस बच्चे की खुशखबरी मैंने तुम्हें कभी नहीं दी, आरी वह आज एक यतीम खाने में पल रहा है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम बेऔलाद हैं। मैं डरती थी कि बच्चा आने के बाद तुम्हारा ध्यान बांट जाएगा और मैं तुम्हारी दौलत पर तन्हा राजा नहीं कर सकूंगी। वह तुम्हारा बेटा है, उसे इस गंदगी से निकाल लेना जहां मैंने उसे छोड़ा है। यह खबर मेरे लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। मेरी मां जो पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी, उसने एक पल भी जया नहीं किया। उसने फौरन चादर ओढ़ी और कहा, आर्यन, गाड़ी निकालो, मेरे पोते को घर लाना है। हम उस दूर दराज यतीम खाने पहुंचे जहां काशवी ने बच्चे को छोड़ा था। उस बच्चे का नाम कबीर था। जब मैंने पहली बार उसे देखा, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी मां जैसी थीं। वह डरा हुआ था और किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। जब मैं उसके करीब गया तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, सब झूठ बोलते हैं। ये मेरे अपने ही शब्दों का अक्स था जो मैंने कभी अपनी मां से कहे थे। मैं टूटकर वहीं जमीन पर बैठ गया। तब मेरी मां आगे बढ़ी। उसने कबीर का हाथ थामा और उसे एक ऐसा लोरी नुमा गीत सुनाया जो वह बचपन में मुझे सुनाया करती थी। कबीर का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया और वह मां के गले लगकर रोने लगा। अभी हम इस नई खुशी को संभाल ही रहे थे कि कमल, जो जमानत पर रिहा हो चुका था, दोबारा सिर उठाने लगा। उसका ख्याल था कि वह कबीर को अगवा करके मुझसे बड़ी रकम वसूल कर सकता है। एक शाम जब मैं दफ्तर में था, कमल ने घर पर हमला कर दिया। उसने विक्रम अंकल को जख्मी कर दिया और कबीर को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह जिस औरत को कमजोर समझ रहा है, वह एक रक्षक मां है।
मेरी माँ ने, जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, कमल का रास्ता रोक लिया। उसने रसोई घर से छुरी उठा ली और कमल की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, मैं खामोश रही। तुमने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला, मैं सह गई। लेकिन अगर मेरे पोते की तरफ कदम भी बढ़ाया तो याद रखना, माँ अगर पालना जानती है तो उजाड़ना भी जानती है। कमल उस बूढ़ी औरत की आंखों में छिपी चिंगारी देखकर ठिठक गया। इतनी देर में मैं और पुलिस वहां पहुंच गए। कमल को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। समय का पहिया घूमा। कबीर अब बड़ा हो चुका है और वह अपनी दादी का सबसे लाडला है। विक्रम अंकल अब भी लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते हैं और माँ उनके लिए चाय बनाकर ले जाती है। एक दिन मैंने माँ से पूछा, अम्मा, आपने मुझे इतनी आसानी से कैसे माफ कर दिया? मैंने तो आपको घर से निकाल दिया था। माँ ने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब एक किसान बीज बोता है और फसल खराब हो जाती है तो वह जमीन को आग नहीं लगाता, बल्कि अगली बार बेहतर मेहनत करता है। तुम मेरी वह जमीन हो जिसमें मिट्टी थोड़ी खराब हो गई थी। बस मैंने दुआ का पानी देकर उसे दोबारा हरा भरा कर दिया। मैंने दूर बैठे कबीर को देखा, जो अपनी दादी की गोद में सिर रखे कहानियां सुन रहा था। आज मुझे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ वह नहीं होती जो पैदा करती है। माँ वह होती है जो आपके अंदर की इंसानियत को मरने नहीं देती। माँ और विक्रम अंकल की शादी को 1 साल गुजर चुका था। कबीर अब थोड़ा बड़ा हो गया था और घर में हर तरफ उसकी हंसी गूंजती थी। लेकिन मेरी जिंदगी में अब भी एक कसक बाकी की थी। वह कसक काशवी की मौत की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि मैंने माँ के साथ जो किया उसका सही प्रायश्चित नहीं हुआ। एक रोज विक्रम अंकल के पुराने कागजात देखते हुए मुझे एक पुरानी फाइल मिली। उस पर राधिका नाम लिखा था। मैंने उत्सुकता में उसे खोला। वह फाइल मेरे दादा दादी की जायदाद और उस ऐतिहासिक मुकदमे के बारे में थी जिसमें मेरे पिता को बेदखल किया गया था। इस फाइल को पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। फाइल में दर्ज था कि मेरे दादा ने मुझे अपना वारिस मानने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि उन्होंने शक जाहिर किया था कि मैं मेरे पिता का नहीं, बल्कि गंगा का नाजायज बच्चा हूं। यह एक घिनौनी साजिश थी जो मेरे दादा की दूसरी पत्नी ने रची थी ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। मेरे पिता और मौसी माँ ने इस इल्जाम को अपने सीने में दफन रखा ताकि मेरी इज्जत पर आंच न आए। उन्होंने अपनी गरीबी को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि दादा की जायदाद हासिल करने के लिए उन्हें अदालत में मेरा डीएनए टेस्ट करवाना पड़ता, जिससे मेरे व्यक्तित्व पर जिंदगी भर के लिए एक दाग लग जाता। सच्चाई का सामना और शर्मिंदगी के समंदर में मैं दीवानों की तरह माँ के कमरे की तरफ भागा। वह विक्रम अंकल के साथ बैठी कबीर को कहानियां सुना रही थी। मैं उनके पैरों में गिर गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। अम्मा, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? आपने अपनी पूरी जिंदगी इस इल्जाम को सहने में गुजार दी ताकि मैं नाजायज न कहलाऊं। माँ ने मुझे उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही पुराना सुकून। बेटा, माँ का काम औलाद को दुनिया की नजरों से बचाना है, चाहे इसके लिए खुद को दागदार ही क्यों ना करना पड़े। जब तुम पैदा हुए तो तुमने पहली बार मेरी उंगली पकड़ी थी। उस दिन मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था। लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। इस राज के खुलने के बाद विक्रम अंकल ने मुझे एक सलाह दी। आर्यन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ की खोई हुई इज्जत वापस लाओ। हम सब, यानी मैं, माँ, विक्रम अंकल और कबीर, मेरे दादा के उस पुराने बंगले पर पहुंचे जहां से हमें बरसों पहले धक्के देकर निकाला गया था। वहां अब मेरी सौतेली दादी की औलाद रहती थी। वह मुझे देखकर हंसने लगे, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ विक्रम अंकल की कानूनी महारत और माँ की दुआएं थीं। विक्रम अंकल ने वह तमाम दस्तावेज मेज पर रख दिए जो साबित करते थे कि मेरे पिता ने जायदाद इसलिए छोड़ी ताकि मेरी इज्जत सुरक्षित रहे, और यह कि गंगा बीबी ने किस तरह अपनी जवानी कुर्बान करके मुझे पाला। जब लोगों को यह मालूम हुआ कि गंगा बीबी ने अपने भांजे के लिए कितना महान त्याग किया है, तो पूरे शहर में उनकी इज्जत बढ़ गई। मेरे खानदान वालों को मुझसे माफी मांगनी पड़ी। मैंने वह जायदाद वापस ले ली,
लेकिन वहां रहने के बजाय मैंने उसे एक फ्री ओल्ड एज होम में बदल दिया, जिसका नाम मैंने गंगा सदन रखा। आज मैं अपनी फैक्ट्री के दफ्तर में बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल उसी गंगा सदन में रहता है। मैंने सीख लिया है कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं, बल्कि त्याग और मोहब्बत का होता है।